प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षा में जो विज्ञान के प्रश्न आएंगे, बिल्कुल 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। इस वीडियो में जितने प्रश्न हैं, इनमें से मैक्सिमम प्रश्न आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, यूके बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या हरियाणा बोर्ड से, क्योंकि ये इसमें जो प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को। इसमें आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के सारे प्रश्नों को देखेंगे उत्तर के साथ में। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपको सही विकल्प यानी एमसीक्यू वाले प्रश्नों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, Fe2O3 यानी आपका फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस अलग हो जा रहा है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे देख रहे हो आप, O जो है यहाँ से विस्थापित हो करके एल्युमिनियम के साथ में संयोग कर रहा है, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, जल का विद्युत अपघटन एवं एक सॉरी जल का विद्युत अपघटन एक विघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो मोल अनुपात कितना होगा, यानी कि आपने जब इस जल का विद्युत अपघटन करवाएंगे तो आप इसका रिएक्शन देखोगे, तो आपका जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O होता है, आपने फॉर्मूला देखा होगा। तो H कितना है, 2 है, और O कितना है, 1 है। तो यहाँ पर जो है आपका बी वाला ऑप्शन 2:1 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। तो आपको याद होगा इसका आंसर, इसका जो पीएच है वो लगभग जो है 10 के आसपास होगा। तो यहाँ पर आपका जो है ये आंसर सही हो जाएगा, डी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में आपको आंसर याद आ जाना चाहिए। अब तक तो आपकी इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हाँ सर हमको याद है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा HCl। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पांचवा, पांचवें में पूछा गया आपसे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक का, एंटासिड का, या फिर आप किसका? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एंटासिड का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो जिंक की परत चढ़ा करके हम जो है इसको सही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो ये पूछ रहा है वो कौन सा होगा, वो धातु कौन सी है? यहाँ पे कार्बन, लोहा, सिलिकॉन या कैल्शियम? तो कैल्शियम जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पूछा गया है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका, या फिर ईंधन पूरी तरह से नहीं जला, या फिर ईंधन आर्ध है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही कौन सा होगा, कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एल्काइन सजातीय श्रेणी का सदस्य है। अब ये कौन से श्रेणी का सदस्य है ये आपको बताना है, तो ये एथाइन का सदस्य है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है? तो किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका के यानी पोटेशियम जो है आपका सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या रखता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो यहाँ पर सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखने वाला कौन सा तत्व है? तो वो आपका पी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, आप सभी को पता होगा, आपने क्वेश्चन करा भी है। उसके बाद में पादप में जाइलन जो है उत्तरदायी होता है, तो ये किसके लिए होता है? तो सभी को ये पता है अच्छी तरह से कि ये जल का वहन करता है। अगर फ्लोएम बोलता तो फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता। अच्छा, स्वयं पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा सभी आंसर जो है सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ये पेपर बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है। इसमें पादप हार्मोन जो है आपको बताना है, तो साइटोकिनिन जो है आपका पादप हार्मोन है, सभी को पता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं,
तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्या? आपको अच्छी तरह से याद होगा, तो इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको बोला गया है शरीर का संतुलन निम्न द्वारा नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा? यहाँ पे सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, या मेडुला है, या पोन्स है, किसके द्वारा होता है? तो हमारा जो आंसर आएगा सेरिबेलम। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है ये आपको बताना है। तो लेस्मिया में होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, पराग कोश में होते हैं तो क्या होते हैं? इसमें परागकण होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? परागकण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो हमारे दांत, कुत्तों के अग्रपाद, हमारे दांत, हमारे हाथ कुत्तों के अग्रपाद, हमारे दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूसतारी सभी। तो यहाँ पे सभी जो है अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आर्क्योप्टेक्सिक्स उदाहरण है आपका, किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पास में कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आप बताइए यहाँ पर कौन सी चीज़ का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संयोजी कड़ी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो सभी को पता है मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होगी। 23 नंबर है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः ये कैसा दर्पण है? तो ये संभवतः कौन सा टाइप का दर्पण हो जाएगा? आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसका आंसर जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा या तो वो समतल या फिर उत्तल दर्पण है। ठीक है, समतल या तो उत्तल दर्पण है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि आप किस दर्पण, मतलब आपका प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है, और सीधा उत्तल और समतल दर्पण में ही बनता है। इसमें बोला नहीं है कि सेम साइज या छोटा या कैसा। इसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह आपका दृष्टिपटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्तम यानी कम से कम दूरी कितनी होती है? तो सभी को पता है 25वें क्वेश्चन का आंसर 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी होती है और मैक्सिमम दूरी अनंत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है, यहाँ पे आई स्क्वायर आर है, यहाँ पे आई आर स्क्वायर है, यहाँ वी आई है, और यहाँ वी स्क्वायर अपॉन आर है। तो इसमें से कौन सा दर जो है, यानी कौन सा जो है टर्म वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो आपका आई आर स्क्वायर जो है ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, आई आर स्क्वायर। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 27 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है कौन सा है, ये आपको बताना है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक सभी को पता है एम्पियर होता है। उसके बाद में विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति जो है हमारी जनित्र कहलाती है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति हमारी फ्यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो हमें अच्छी तरह से पता है कि बादलों वाले दिन उसका उपयोग नहीं कर सकते, सूर्य नहीं पहुंचेगा, रोशनी नहीं पहुंचेगी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा आपका? तो यहाँ पे जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है जैवमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 32 नंबर है, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर पर सदैव होता है। तो तृतीय पोषक स्तर पे पूछा है कि क्या होता है? तो हमारा जो है मांसाहारी होता है। उसके बाद में 32 के बाद 33 नंबर, ओजोन परत के क्षरण मुख्य रूप से इस कारण है। तो मुख्य रूप से क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सभी को अच्छी तरह से पता है। इसके बाद है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्रकार प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो सभी को ये भी पता है, आंसर वन है जो आपका सबसे तेजी से कम हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बंगाल के आराबाड़ी वन क्षेत्र में अधिकता है, किसकी अधिकता है ये आपको बतानी है। तो इस सबसे ज़्यादा साल वृक्षों की अधिकता है, वहाँ पे साल के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि आपके खाली स्थानों को भरना है हमें। तो यहाँ पूछा गया है, ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं, कहलाती है। तो कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, और लिख लेना, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया, जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो जल एक उदासीन ऑक्साइड है, सभी को पता होगा। उसके बाद धात्विक ऑक्साइड प्राय खालिस्तान होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। धातुएं प्राय ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं।
खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? पारा का यानी मरकरी का। सिलिका में खालिस्तान अम्ल होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। खालिस्तान यौगिकों में समवेता का गुण पाया जाता है तो कार्बनिक यौगिकों में समवेता का गुण पाया जाता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को खालिस्तान यानी कि वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई जो है न्यूरॉन है। पौधों में केवल समन्वय होता है तो रासायनिक समन्वय ही होता है केवल। मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है तो लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया खालिस्तान कहलाती है तो उसको निषेचन बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कर्ण पल्लव की पेशियां और अकलदाढ़ मानव मानव के खालिस्तान अंग कहलाते हैं तो वो अवशेष कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, एम बराबर साइन आई अपॉन साइन आर क्या कहलाता है? ये स्लेन का नियम कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का अनुपात जो है अवर्धन कहलाता है। ध्यान रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात अवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रकाश के खाली स्थान के कारण होता है तो प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, श्वेत रंग का रंगों में विभक्त होना खालिस्तान कहलाता है तो श्वेत रंग जब रंगों में विभक्त होता है तो उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। शुद्ध जल विद्युत का खालिस्तान होता है तो शुद्ध जल कुचालक होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 446 वाट होती है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध जो है अस्टेंड ने ज्ञात किया था, ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन दोनों का संबंध ज्ञात किया था। खालिस्तान का प्रमुख अवयव मीथेन है तो बायोगैस का प्रमुख अवयव जो है मीथेन है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। वर्ष वर्षा के वर्षा के जल को एकत्रित करके भूमि के अंदर संग्रहण करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, सत्य असत्य। तो अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ध्यान रखना, विलयन ठंडा हो जाना और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो ये असत्य है, ऐसा नहीं होता है। और C3OH एक क्षार है क्योंकि उसमें OH उपलब्ध है तो ये भी आपका असत्य है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है तो ये बिल्कुल सत्य है, लिटमस आपका प्राकृतिक सूचक है। स्नेल स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है ये असत्य है, तांबा नहीं मिलाया जाता है एसएस में। उसके बाद अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं तो ये सत्य है। कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है ये सत्य है, असत्य है। और RCHO इसका एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है तो ये बिल्कुल सत्य है। तो समूह के एक तत्व क्षार धातुएं कहलाती हैं तो ये भी सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 33 पंक्तियां समूह कहलाती हैं तो ये असत्य है। वो क्या कहलाती हैं आपकी, अभी अभी हमने डिस्कस किया, 36 पंक्तियां क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती हैं। और इसके बाद में मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है तो ये सत्य है। इसके बाद में आकस्मिक पर्यावरण संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है तो ये सत्य है। और मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं तो ये असत्य है। इसके बाद में निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज बनता है तो ये भी असत्य है। एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है ये भी असत्य है। इसके बाद में जिन अंगों का हम निरंतर उपयोग करते हैं वो क्षीण होते जाते हैं तो ये असत्य है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रकृति योग्यतम का चयन करती है तो ये बिल्कुल सत्य है। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं ये असत्य है। इसके बाद में कांच का अपवर्तांक 1 से कम होता है ये असत्य है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है यह आप सभी को पता है, सत्य है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर विद्युत ऊर्जा का मात्रक है यह असत्य है। एसी जनित्र में विसरणी विलय प्रयोग होते हैं तो ये भी आपका असत्य सत्य है, सॉरी, एसी जनित्र में विसरणी विलय प्रयोग होते हैं तभी तो ठंडा करता है तो ये सत्य है। इसके बाद में किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाह अ, संपर्क कहलाता है तो प्रहार संपर्क क्या कहलाता है? तो इसको हम भू संपर्क क्या कहलाता है? भू-संपर्क कहलाता है, ये पूछा है भू-संपर्क कहलाता है। ये इस तरह से पूछ रहा है कि भू-संपर्क कहलाता है क्या ये? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा नहीं, ये भू-संपर्क नहीं कहलाता। यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं, ये मिटा हुआ है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। यस, भू-संपर्क है ये। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये भू-संपर्क नहीं कहलाता है, तो असत्य हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, तो ये सत्य है।
इसके बाद में सोलर कुकर का उपयोग रात्रि में भी कर सकते हैं, यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली जंतुओं का संरक्षण मानव के लिए खतरनाक हो सकता है, ये आपका असत्य है। ऐसा नहीं है, जंगली जंतुओं को थोड़ी आपके घर के बगल में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, वन वर्षा को आमंत्रित करते हैं तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु से घिरा क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है, तो ये भी आपका क्या है, असत्य है। क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु से घिरा क्षेत्र पर्यावरण नहीं कहलाता है, पर्यावरण तो हमारे पास भी है, तो ऐसा नहीं है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक शब्दों में वाक्यों में उत्तर देने हैं। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये संक्षारण अभिक्रिया है। शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच जो है हमेशा 7 होता है। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो उसको अमलगम कहते हैं। अमलगम की डेफिनेशन होती है, यदि जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं, तो इसको अपरूपता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम व सूत्र जो है होगा मीथेन होगा नाम, और सूत्र होगा CH4। उसके बाद में आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया, तो मेंडलीफ ने किया था। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है, तो अवायवीय श्वसन कहते हैं उसको। पादप के अवायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो घेंघा रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, तो वृषण में होती है। मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ होती है, तो ये अंडाशय में होती है। और इस सरीसृप एवं पक्षी वर्ग की संयोजी कड़ी का नाम जो है आर्कियोपेटेरिक्स है। आर्कियोपेटेरिक्स है। इसके बाद में लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो 23वां गुणसूत्र होता है, वो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है, और वो एक्स और वाई होते हैं। इसके बाद में लेंस की क्षमता के लिए आपको सूत्र लिखना है और उसका मात्रक लिखना है। तो क्षमता यानी पावर बराबर होता है 1/एफ। एफ जो है मीटर में होता है, और उसकी जो यूनिट होती है डायप्टर होती है। किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है, तो r बराबर 2f होता है। ये संबंध ध्यान रखना है, MCQ भी बनता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर वातावरण शून्य होता है। उसके बाद में विभवांतर जो है V, विद्युत धारा I और प्रतिरोध R में संबंध जो होता है V=I/R होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो है आवेश होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, उस युक्ति का क्या नाम है जो विद्युत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पर जो देख विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे मोटर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, मोटर लिखेंगे, तो इसको मिटा दीजिए, ये गलत है क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आएगा आपका मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। ऊर्जा का विशाल प्राकृतिक स्रोत जो है सूर्य है। रसोई घर में प्रयुक्त होने वाली गैस LPG है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है कोयला है। वनों का अंधाधुंध कटाव से बचाने के लिए चलाए गए आंदोलन का क्या नाम है, चिपको आंदोलन था। वो वनों को कटाव से रोकने के लिए किया गया था। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर उनके समीकरण के हिसाब से लिखना है। तो आपको सबसे पहले समीकरण याद होना चाहिए विस्थापन की और द्विविस्थापन की क्या होती है। विस्थापन में केवल एक ही विस्थापित होगा, और द्विविस्थापन में दोनों तरफ से विस्थापित होंगे और एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे Cl जो है Na के साथ जुड़ जाएगा, और SO जो है Ba के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आप देख रहे हैं एक साथ में, और इनकी जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, उदाहरण आपको दे करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कोई भी आप एक समीकरण दे सकते हैं जो आपको याद हो। उसके बाद में उपाचयन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होता है, उपाचयन अभिक्रिया कहलाती है। Fe2O3 + CO है, तो यहाँ पर देखिए Fe का जो है हो गया आपका यहाँ से निकल करके O, और CO के साथ में कंबाइन हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है सॉल्यूशन बनेगा।
और जुगनू रात्रि में क्यों चमकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही अजीबो-गरीब और अलग है, इस बार ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है जुगनू के अंदर एक प्रोटीन होता है जो एक एंजाइम की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत होता है, जिससे दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है ब्लीचिंग पाउडर है। मैंने आपको पहले वाले साइंस के वीडियो में बताया था कि आप इस सूत्र को और ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले को याद रखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? पीओपी आर्द्रता आर्द्रताग्राही होता है और नमी से क्रिया करके कठोर हो जाता है, इसीलिए इसको जो है हम आर्द्ररोही बर्तनों में रखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो जब आपका क्षार अभिक्रिया करता है अम्ल से और करने के बाद में ये लवण और जल का निर्माण करता है, वो उदासीन अभिक्रिया होती है और उसका एग्जाम्पल इस तरह से आप लिख सकते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या समझते हो? वर्षा के जल का पीएच मान जब 5 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उभयधर्मी कहलाते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका जिंक ऑक्साइड। उसके बाद में आपका सोनेरस किसे कहते हैं? तो सोनोरस वे धातुएं किसी कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उन्हें सोनोरस कहते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर का घंटा या घंटी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपरूपता से क्या समझते हैं? तो तत्वों के भौतिक गुणों में विभिन्नता हो पर रासायनिक गुण समान हो तो अपरूपता कहलाते हैं। उसके बाद में थर्मिक अभिक्रिया किसे किन्हें कहते हैं? तो यहाँ थर्मिक अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिनमें जिसमें विस्थापित धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है समजातीय श्रेणी क्या होता है? तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, वो आपका जो है समजातीय श्रेणी कहलाती है, जैसे CH3OH और CH3CH7OH। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे CH4, C2H6 और C2H4, इस तरह से। इसके बाद में नेक्स्ट है किण्वन से क्या समझते हैं? एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किण्वन कहलाती हैं। उस अल्कोहल का नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए जिनके अणु में 3 कार्बन परमाणु हैं। उत्तर होगा प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल का फॉर्मूला जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, CC और इसके साथ में OH इधर बॉन्ड जुड़ जाएगा और बाकी सबके साथ H जुड़े रहेंगे। यानी कि यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी 3C, फिर OH जुड़ेगा और इधर H जुड़ा रहेगा और नीचे ऊपर H जुड़ जाएंगे। आपने ये फॉर्मूला देखा भी होगा, यहाँ पे थोड़ा धुंधला है। इसके बाद में डोबेनॉयर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? तो डोबेनॉयर केवल 3 ही त्रिक बना सके, अन्य तत्वों की वर्गीकरण त्रिकों से नहीं हुआ, यही इसकी सीमा है। इसके अलावा न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? तो यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व समान गुण रखता है। 20वां प्रश्न, आधुनिक आवर्तन नियम क्या है? इसको किसने प्रतिपादित किया? मोजले का नियम क्या है? तो यहाँ मोजले ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यही आधुनिक आवर्त सारणी है। मेंडलीव के द्वारा भविष्यवाणी किए गए तत्व एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम, यानी कि ये जो तत्व थे उसने बोला था कि फ्यूचर में जब डिस्कवर करोगे तो उसका नाम एका सिलिकॉन होगा, एका एल्यूमिनियम होगा। के क्लोराइडो के सूत्र जो है आपको लिखने हैं, तो मेंडलीव के हिसाब से आप लिख दोगे। मेंडलीव द्वारा एक एका सिलिकॉन जो है जर्मेनियम GE है, और जो है आपका एक जिसकी संयोजकता 4 है, और एक्का अल्मोनियम जो है गैलियम है जिसका नाम GA से डिनोट किया गया, जिसकी संयोजकता 3 है। GeCl4 एंड GaCl3 जो है होंगे इसके हमारे पास क्या क्लोराइड के सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिए, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है यहाँ पे स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में क्या अंतर है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है, आपने को सभी को मैंने करा रखा है, कोई बोर्ड ऐसा छूटा नहीं है, पढ़ लेना आराम से। इसके बाद में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो ये भी मैंने बता रखा है बड़े डिस्कशंस के साथ में। केवल यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर्स दिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि इस टाइप का क्वेश्चंस जरूर बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे। 24वां है जल से बाहर निकलते पर मछली क्यों मर जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद करना है। मछलियों के अंदर गिल्स होती है जिसके द्वारा वो श्वसन करते हैं, और इनके लिए जल में घुली ऑक्सीजन को ही अवशोषित कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जल में बहुत कम होती है, और उतनी ही ऑक्सीजन से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई चीज़ मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए हानिकारक होगी। बस यही कारण है, इसको आप लिख देना इसी तरह से। सिराओं की दीवारें धमनियों से पतली क्यों होती हैं? तो धमनियों में रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों
को अधिक दबाव के साथ होता है, जबकि शिराओं में रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है इसलिए। इसके बाद में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुसरण करता है, तो उसको हम जो है पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग जो है अनुमस्तिष्क है। उसके बाद में मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? क्योंकि उनके पास में अब इंसुलिन की कमी हो जाती है और इंसुलिन दोबारा नहीं बना पाते हैं, इसलिए इंजेक्शन द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है उनके अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट है, आप इसके बारे में 12वीं क्लास में बायोलॉजी में पढ़ेंगे अगर बायोलॉजी लेंगे तो। तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हो? तो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करने के लिए नियंत्रण बनाए रखने वाले तंत्र तंत्रिका को जो है तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मेरुरज्जु से क्या समझते हैं? तो कशेरुक दंड की गुहिका में स्थित सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह भाग जो संयोजी ऊतक से बनी 3 झिल्लियों से ढकी संरचना होती है, मेरुरज्जु कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, मस्तिष्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए, तो उसको प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। वृक्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम एड्रीनल है। उसके बाद में एड्रीनल है। उसके बाद में एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन केवल अलैंगिक विधि से होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में जो है अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों ही विधि से जनन हो सकता है। पूर्ण जनन से क्या अभिप्राय है? शरीर के नवनिर्मित की वह शक्ति जिसके अंतर्गत जो शरीर के टुकड़े हो जाने पर भी उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होने पर एक नया जीव बन जाता है, पूर्ण जनन कहलाता है। जीव खंडन क्या है? एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाना तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को निर्मित करता है, वो जीव विखंडन कहलाता है। क्लोन क्या होते हैं? तो ये 12वीं में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। किसी जीव के अलैंगिक जनन से उत्पन्न एकदम समरूप नवजात उस जीव के क्लोन कहलाते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्म एवं मादा युग्मक का संयोग जो है निषेचन कहलाता है। जीवाश्म क्या है? प्राचीन काल अनेक प्रकार के जैव पौधे और जंतुओं के मृत आवेश जो चट्टानों में परिणित हो रहे या दबे रहे और बाद में कई सालों के कारण वो जो है दूसरे तत्वों में बदल गए, जीवाश्म कहलाते हैं। आनुवांशिकता क्या है? तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण जो है आनुवांशिकता कहलाता है। मेंडल का पृथक्करण का नियम आपको समझाना है, जो कि मैंने आपको कई बार समझाया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। जैव विकास से क्या समझते हैं? इसको भी आपको जो है आसानी से लिखना आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, अधिक धीमी एवं क्रमबद्ध परिवर्तनों की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आधुनिक जीवों की विभिन्न जातियां आदि काल में उपस्थित जातियों से विकसित हुई हैं, जैव विकास कहलाता है। इसके बाद में अवशोषी अंग क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो अवशोषी अंगों के बारे में बिल्कुल आपके जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को पढ़ लो एक बार, आराम से याद हो जाएंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक जो पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के रूप में दे सकते हैं। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। विचलन कोण किसे कहते हैं? ये आपको बताना है, जिसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। किसी विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा समांतर क्रम में। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। ये भी मैंने प्रश्न आपको अलग से करवाया है। विद्युत प्रतिरोधता किसे कहते हैं? ये भी आपका प्रश्न किया गया है पहले से, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, आपको याद हो जाएगा। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? ये भी आपको करवाया गया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। जो कि आपका मूल्य हमेशा कम होना चाहिए और उसका ईंधन से जो हमारे को उत्तम जो है साधन मिलना चाहिए, कैलोरी की मात्रा जो है आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, उत्तम ईंधन कहलाता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पारस्परिक ऊर्जा स्रोत किन्हें कहते हैं? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो है वो आपके क्या कहलाते हैं? जैसे कि लकड़ी, गोबर वगैरह सब जो है, मतलब जो सदियों से हम यूज कर रहे हैं, वही आपके पारंपरिक हो गए। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? जल के स्तर के बढ़ने व गिरने की घटना जो है ज्वार भाटा कहलाती है, जो कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। कोसी स्तर क्या है? ये भी हमने बताया है आपको। जैसे हरे पौधे को टिड्डे खाएंगे, टिड्डे को मेंढक खाएंगे, मेंढक को सांप खाएगा और सांप को कोई दूसरा जीव खाएगा, तो इस तरह से पोसी स्तर की श्रृंखला चलती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन हाउस गैस किन्हें कहते हैं? तो ये भी जानते हैं, जो जो गैस पौधों अ, यहाँ पर गलत लिखा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो गैस मतलब आपका
पौधों को और उन पौधों के घर प्रभाव उत्पन्न करती है, मतलब पौधा घर नहीं, यहाँ पे जो गैसें पौधा घर प्रभाव उत्पन्न करती है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, जो कि आपके ओजोन परत को क्षय करती हैं। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? वर्षा जल को एकत्रित करके भूमि के अंदर संग्रहण करने की प्रक्रिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। उसके बाद में आपके बड़े प्रश्न थोड़े से आ गए हैं, जिसमें निम्नलिखित के आपको वर्णन करना है, तो इसमें संक्षारण क्या होता है ये आपको बताना है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है, ये भी आपका एक एक क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आपको पढ़ना होगा, याद रखना होगा। पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, ये कई बार बोर्ड के मोस्ट क्वेश्चनों में आ चुका है और मैंने ये बताया भी है और अच्छी तरह से लिखवाया भी है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सबसे शॉर्टेस्ट आंसर दिए गए हैं, ताकि आप लोग एक बार एक नज़र मार सकें। प्रश्न नंबर 4 है, अमल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित किया जाता है या सुनिश्चित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन भी है। आप लेबोरेटरी में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टीचर भी यही बताते हैं। तो इसका आंसर आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका तनुकरण, जो अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। तो अम्ल को जो है जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए जो है जल में मिलाया जाता है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल होता है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत तरीके से समझाया और मैंने बात कहा था कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद करनी है, तो धातु अधातु में हम जो अंतर है किसी भी दो तरीके से होती है, एक रासायनिक गुण के आधार पर और एक आपका भौतिक गुण के आधार पर। दोनों ही मैंने अलग अलग करवाए हैं, ध्यान रखना है उनको। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है, इसका बचा हुआ पार्ट यहाँ से आप देख लेना। हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ये आपको बताना है। तो ये भी यहाँ पे आंसर लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 7वां क्वेश्चन, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर छोटे छोटे आंसर्स दे करके आपको पूरा का पूरा जो है निचोड़ निकाला गया है, तो आप इसको पढ़ करके तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एन और ए एल आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्व हैं, जिनकी समूह संख्या 1, 2 और 13 है। इनमें से किस तत्व की संयोजकता अधिक होगी, परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी, रासायनिक अभिक्रियाशील अधिकतम होगी? प्रत्येक के लिए कारण सहित उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, चूंकि आपका जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तृतीयक आवर्त को क्रमशः समूह 1, 2 और 13 के तत्व हैं, इसलिए जो है Na आपका 11, और यहाँ पे 11 को हम जब तोड़ते हैं, इसके कक्षक बनाते हैं, तो 281 आ जाएगा। संयोजकता जो है इसकी आखिरी बच रही है 1, तो इसकी संयोजकता जो है 1 हो जाएगी। इसी तरह मैग्नीशियम का और इसका आपका एल्युमिनियम का हो जाएगा, इसकी संयोजकता 2 बच रही है लास्ट में और इसकी बच रही है 3, तो इनकी संयोजकताएं ये हो जाएंगी। अतः जो आप देखेंगे, जो कि यहाँ पे एक बचा है, तो यहाँ पर जो आपका अधिकतम जो है 3 संयोजकता वाला तत्व एल्युमिनियम है, क्योंकि इसके संयोजकता कोश में सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो यही हमें बताना था। के अलावा क्या है, अधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व कौन सा है? तो Na है आपका, सोडियम परमाणु त्रिज्या वाला। उसके अलावा नेक्स्ट जो है अधिकतम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो मैग्नीज है, तो आपका ये रहा, ये वाला Mg। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवावीय और वावीय श्वसन में अंतर, आपको एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर बताना है। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, करवाया हुआ, आप सभी ने पढ़ा होगा। आपको अब देखने में लग रहा होगा कि हाँ, हमने तो ये सारे क्वेश्चंस पढ़े थे पर मुझे याद नहीं था। तो याद रखना है आपको इन क्वेश्चंस को। अमीबा की पोषण विधि जो है आपको समझानी है, अमीबा में कैसे पोषण होता है, तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, चित्र आप अपने बुक से देख लेना। उसके बाद में है पादप हार्मोन क्या है, ये आपको बताना है। तो पादप हार्मोन के बारे में आप यहाँ पे इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। ये पादप हार्मोन का जो है आंसर आप लिख सकते हो। निम्नलिखित के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर जो है मस्तिष्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम जो है प्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि पाचक एंजाइम व हार्मोन्स का स्त्रावण करती है? तो ये पैंक्रियाज करती हैं। और वक्र के संबंध अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम जो है एड्रिनल है। तीनों के उत्तर यहाँ पे लिखे गए हैं, तीनों को आप देख सकते हैं। इसके बाद में डीएनए की प्रकृति बनना जनन के लिए आवश्यक है, कैसे? तो इसको हमें बताना है। तो ये हमारे यहाँ पे आपका जो आंसर को लिख दिया है, तो इसको आंसर को आप इसी तरह से लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, स्वपरागण पर परागण में अंतर, तो आपको ये याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में शामिल किया जाता है, किसी भी साल पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
इसके और बचे हुए पार्ट हैं उनको भी आप लिख लेना है यहाँ से, आपकी बुक से भी रेफ़र कर सकते हो। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, इसको ज़रूर याद करें। समझाते एवं समरूप अंगों को उदाहरण देके समझाना है। मैंने सभी मॉडल पेपर्स में समझात और समरूप अंगों को उदाहरण के साथ में समझाया है, चित्र भी बनाया है उसमें। ठीक है, उदाहरण जो है मनुष्य के अंग हो जाएँगे समझात में, और समृद्धि अंग में चमगादड़ के अंग हो जाएँगे। उसके बाद मेंडल के नियम को महत्व को समझाना है, तो ये मेंडल का नियम जो है रोग प्रतिरोधी पौधों की इस किस्मों का विकास किया जा सकता है इसके नियम के द्वारा। इसके अलावा जो है हम जंतुओं की अच्छी नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्नत किस्म की बीजें जो है उत्पन्न की जा सकती है, और आपके जो फसलों में वृद्धि की जा सकती है। आनुवांशिक रोगों की खोज और उनके निदान में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मेंडल के नियम बहुत ही प्रभावी रहे हैं, कई तरह से लिख सकते हो। जैविक विकास तथा जीवों का वर्गीकरण परस्पर संबंधित है, इस कथन की का जो कारण है उसको पुष्टि करना है। तो यहाँ पर आप उस कारण को पुष्टि कर सकते हैं, पूरा का पूरा लिखा गया है, सारा का सारा पढ़ लेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कंप्लीट आंसर है। उसके बाद में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये भी आपको पता है कि वायुमंडल में जो है बहुत दूर से इसकी रोशनी आती है, और सघनता इतनी ज़्यादा होती है कि प्रकाश की किरणें जो हैं विभिन्न परतों से होती हैं, उनमें आवर्तन होता है, और आवर्तन होने के कारण जो है प्रकाश हमें जो है हिलती हुई दिखाई देती है, और इसके कारण से तारे चिमचिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र बना करके आपको समझाना है, तो इस तरह से आप समझा सकते हैं, बहुत छोटा सा है, और ये चित्र आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पहला आपका लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा पीला, चौथा हरा, उसके बाद आसमानी, नीला, और लास्ट में बैंगनी होता है। ध्यान रखना है, वर्ण विक्षेपण केवल सफ़ेद रंग की जो प्रकाश होती है उसमें सारे कलर होते हैं, और काले रंग के प्रकाश में कोई कलर नहीं होता। सूर्योदय के समय जो है सूर्य आपको लाल प्रतीत होता है, ये क्यों होता है इसका भी हमने बहुत सारे आपके मॉडल पेपर्स, प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स, और जो भी आपके सॉल्यूशंस कराए जा रहे हैं उनमें अवेलेबल है आंसर्स, इनको जरूर देखिए। 21वां है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाना है, तो ये भी हमने समझाया हुआ है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। इसको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है, और अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हम जैसे कि यहाँ पे आर प्रतिरोध है, आई धारा है, और टी सेकंड है प्रवाहित की जाती है, तो हमारा जो आवेश होगा, आवेश को क्यू से डिनोट किया जाता है, क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। आई जो करंट है और टी है वो टाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत को हम छोटा सा एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पे चित्र बना करके हमको समझाना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रश्न बैंक में समझा रखा है, क्वेश्चन पेपर में समझा रखा है, प्री बोर्ड में समझा रखा है, मॉडल पेपर में समझा रखा है। उसके बाद में भू संपर्क तार का क्या कार्य है, और धातुओं के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है, अर्थिंग हम जोड़ते हैं वो क्यों जोड़ते हैं, ये सब आपको बताना है। इसके बारे में बहुत तरीके से मैंने आपके मॉडल पेपर्स और प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स में सॉल्व करवाया है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 2 लाइनें बची हुई हैं, इसको यहाँ से आप लिख लेना। उसके बाद में आपका फ्यूज तार क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, 12वीं में जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसकी डिटेल्स पढ़ने को मिलेंगी, तो यहाँ पर जो है ये आपका आंसर है। उसके बाद में जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ हैं ये आपको बताना है, तो इसकी हानियाँ पॉइंट वाइज लिख करके 4 पॉइंटों में 5 पॉइंटों में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है, तो पहला महत्व, दूसरा महत्व, तीसरा महत्व करके आप 3-4 महत्व जरूर समझाओगे। तो यहाँ पर जो है मैं महत्व बताता हूँ। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है, एक तो महत्व ये हो गया। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है पनडुब्बी को चलाने में किया जाता है, और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में भी नाभिकीय ऊर्जा का जो है प्रयोग किया जाता है। कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैस उत्पन्न नहीं होती, ये भी इसकी खासियत है। इसके बाद में 27 नंबर है जैविक अववर्धन क्या है, और इसके बाद में क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा, तो ये आपको बताना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा, यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 नंबर, पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालना है, यानी कि आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण में जैसे आप जल संरक्षण के बारे में बताएंगे, उसके बाद में आप मृदा संरक्षण और खनिज संरक्षण और वन संरक्षण के बारे में बता देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है ग्लोबल वार्मिंग को समझाना है आपको, तो ग्लोबल वार्मिंग को आपको पता ही है, आप तो 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे चीज़ों को आप आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा गया, आप इसको पूरी की पूरी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अपने घर का पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं, तो सौर ऊर्जा का उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग करेंगे आप, अगर घर को मित्र बनाना चाहते हैं। पौधों आप जरूर करेंगे, कचरे को अलग अलग पात्रों में रखेंगे, वर्षा जल संग्रहण करेंगे, और घर के अंदर बाहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखेंगे, और साधनों का न्यूनतम और मितव्ययता से उपयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या जल संरक्षण आवश्यक है, कारण दीजिए, तो बिल्कुल जल संरक्षण आवश्यक है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बिना जल संरक्षण के क्या होगा कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी, तो हमारा जो आंसर
हम इसी तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर है पूरा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़े वाले, तो इसमें आपसे पूछा गया है अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसी यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। इसको समझाना है। बहुत अच्छा और अलग ही यूनिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। तो हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे और बता देंगे। जो आपकी बुक में एक कार्क पर 2 कीले लगा करके संलग्न आकृति के अनुसार 100 ml बीकर में रख करके कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ में एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ेंगे। अब बीकर में थोड़ा सा HCl डाल करके जो है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। आप देखेंगे बल्ब जलता है। तो इस प्रयोग से H2SO4 डाल करके दोहराएंगे, बल्ब जल जाएगा। परंतु ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन द्वारा प्रयोग दोहराएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ये वाला प्रैक्टिकल जो आपने करा भी होगा, नहीं करा तो आपकी बुक में भी है ये। तो यहाँ पर जो है इस तरह का परिपथ आप बनाएंगे तो बस यहाँ पे लिख देंगे, परंतु जो आपका इसमें नहीं होगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण से ही समझाना है, जिसमें हाइड्रोजनीकरण है जो है आपका, ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया, उसको ही बताना है। तो इन सभी अभिक्रियाओं को जो जो यहाँ पे प्रश्न बता रहा हूँ, इनको रट लो, छाप लो या फिर कुछ भी करो, याद जरूर कर लेना। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको समझाना है, उसका भी एग्जाम्पल, सभी के एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल तरीके से याद रखने हैं। इसके बाद में नीचे कुछ तत्वों की परमाणु संख्या दी गई है। अब इसमें क्या क्या बताना है, 10, 20, 7 और 14 है। और इनकी जो है इन तत्वों की पहचान करना है। इन तत्वों की आवर्त सारणी में समूहों की पहचान करनी है, आवर्तों की पहचान करना है, इलेक्ट्रॉनिक व्यास विन्यास लिखना है, संयोजकता बतानी है। तो यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए गए। तत्वों की पहचान 10, 20 और 7 और 14 लिख दिया है। नियॉन हो जाएगा इस तरह से आपका, सोडियम यहाँ पे सिलिका हो जाएगा। यहाँ पर सभी कुछ सल्फर जो है ये सब कुछ दे रखा है आपको, ये सिलिका हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे तत्व समूह जो 18, 2 और 15 और 14 हो जाएगा। आवर्त संख्या जो 2, 4, 2 और 23 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 और इसकी हो जाएगी 8 10 है, इसकी 20 है। तो 8, 8, 2 हो जाएगी। और इसके बाद में आपका जो है यहाँ पर जो आपका 7 जो है इसमें हो जाएगा 2 और 5, और इसमें 14 है तो 2, 8 और 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो है कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट तत्वों की संयोजकता जो है अंतिम जो क्वेश्चन में बचेगा वही बताएंगे। तो 0, 2, 3 और 4 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वक्राणु की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन करना है। तो ये वाला जो है आप चित्र बना देंगे। ये वाला चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इसकी जो है आप संरचना और जो है समझाएंगे पूरा लिख करके, जो कि मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। इनको आप फिर से आप एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो यहाँ से लिख लेना आप। इसके बाद में मानव के आहार नाल का वर्णन आपको करना है। तो इसमें मुख गुहा, अमाशय, आंत वगैरह सब आती है। तो मुख गुहा के बारे में लिख देंगे आप। उसके बाद में ग्रासिका बता देंगे, ग्रासिका का क्या है। उसके बाद में आमश्य को बता देंगे। उसके बाद में इसके यहाँ 3 भाग जो है, ग्राही और क्षुद्रांत और वृद्धांत जो होते हैं उनको बता देंगे। तो इस तरह से आपका इनके बारे में भी लिखना होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में समझाया गया। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन करिए। तो तंत्रिका के कार्य आप बता देंगे और इसका चित्र जो है नीचे हम दिखा देते हैं आपको, ये चित्र आप बना देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में आपका जो है इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आपका, 2 पॉइंट तो यहाँ लिखे गए हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिए कि सजीवों के शरीर में आंतरिक वातावरण को विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना इसका कार्य है। और निम्न हार्मोन्स के कार्य लिखना है। तो इसमें एक थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन है, इसका क्या काम है, एड्रेनलिन है, इसका क्या काम है, और वृद्धि हार्मोन जो है उसका क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसका क्या काम है। तो सभी के काम आपको पता होना चाहिए, कोई भी काम पूछा जा सकता है। इसके बाद में मानव नेत्र की संरचना कार्य विधि की व्याख्या करना है। स्पष्टता के साथ किसी प्रकार पास रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि स्पष्टता के साथ किस प्रकार हम वस्तुओं को, उसकी स्पष्टता के साथ दूर रखी वस्तुओं को भी हम देख सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। तो ये पूछ रहा है कि आपका जो जिस प्रकार हम पास रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या उसी स्पष्टता के साथ हम दूर रखी वस्तुओं को भी देख सकते हैं। इसकी संरचना, बनावट बतानी है। तो बनावट तो पहले बता दोगे आप। बनावट के बाद में इसका जो रेखा चित्र है वो भी हम देखेंगे। और इस तरह से यहाँ पे नेत्र लेंस प्रकाश किरण पुंज की रेटिना पर प्रतिबिंब करता है, कार्य विधि क्या है उसकी कार्य विधि समझा देंगे। और उसके बाद में ये डायग्राम जरूर बनाएंगे आप नेत्र का, जब नेत्र का डायग्राम बनाने को बोलेगा। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत धारा परिपथों में उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आग लगने के अन्य खतराओं, जो आपका दुर्घटना की स्थिति होती है उसको टालने के लिए हमें स्विच को जो है तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस तरह से हम बता देंगे। लघु पतन बचाने के लिए उपयुक्त
क्षमता का फ्यूज़ प्रयोग में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें अगर पता चल रहा है कि आपने छोटी पतली वायर लगा दी और लोड ज़्यादा है तो फ्यूज़ बार-बार उड़ जाएगा और वहाँ पे भी चांसेस हो जाएँगे। इसके बाद में और भी पॉइंट्स हैं, इनको भी आप इसके अंदर दिखा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लास्ट में बेसिक नॉलेज के लिए कि आप कितने जो है समझदारी से आपने चैप्टर्स को पढ़ा है। अच्छे ईंधन का चयन किस प्रकार किया जाता है तो ये भी आपको बताना है, तो इस तरह से आप पॉइंट बता सकते हैं अच्छे ईंधन के। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके और 2 पॉइंट हैं यहाँ पर, इनको भी आप उसको आंसर में बताओगे। सौर सेल पैनल का सचित्र वर्णन करना है, सौर सेल पैनल की क्रियाविधि और उपयोगिता बतानी है। सौर सेल पैनल क्या होता है उसको आपको बता देना है। उसके बाद में आपको इसकी क्रियाविधि बता देनी है, उपयोगिता भी बता देनी है। तो क्रियाविधि यहाँ पर है और उपयोगिता जो है यहाँ पर बता दोगे और इसका चित्र जो है आप नीचे की तरफ मैं दिखा दूँगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपके 2-3 और हैं उपयोगिता, इनको भी बता सकते हो, ठीक है? और ये है आप सौर पैनल का जो चित्र इस तरह से बना दोगे। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है यूज़ किए जाते हैं, डायोड यूज़ किए जाते हैं और कांच की पट्टी होती है, तांबे की पट्टी होती है। ठीक है? इसमें रेजिस्टेंस जो है होता है, सूर्य की प्रकाश पड़ती है और इसको जो अवशोषित कर करके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये उसका जो है एक परिपथ का चित्र है और ये जो है 3D चित्र है, जैसा कि हम देखते हैं आपको पैनल्स वगैरह जो सड़कों पे या खेतों में लगी रहती है, वही पैनल है। इसी टाइप का होता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हैसिंग करके बता रखी है, वहाँ पे वो काला काला सा दिखता है। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन आपने देखा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया और बोर्ड में इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये हमारी तरफ से बिल्कुल 100% श्योरिटी है। तो आशा करता हूँ अब आपके विज्ञान के प्रश्नों की संतुष्टि हो गई होगी। अब आसानी से आप विज्ञान को परिपूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।